रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को बाकायदगी से सुन रहे होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का स्पेक्ट्रम का टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्पेक्ट्रम कितने किस्म का होता है और ये कैसे बनते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी आपने देखा, लाइन स्पेक्ट्रम भी आपने देखा, फिर उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम को हमने मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी था और एमिशन स्पेक्ट्रम भी था। तो उम्मीद करता हूँ कि उसकी आपको समझ आ चुकी होगी। बेटा आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और वो कैसा होता है। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के टॉपिक का नाम है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। इट्स मीन दैट कि ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये ख़ुद से एमिशन करता है और उस एमिशन से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी हमने स्टडी करनी है। एक स्पेक्ट्रम मैं आपको स्टडी करके दूंगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे की समझ आ चुकी होगी। बेटा वो कहते हैं जब ये स्पेक्ट्रम की स्टडी की गई हाइड्रोजन एटम को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया गया, फिल किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरने के बाद इसका प्रेशर लो रखा गया और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो उसके नतीजे में एक स्पेक्ट्रम बना। वो स्पेक्ट्रम हमने स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए देखा। तो आइए बेटा हम अपने स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे होता है। ये डायग्राम है जी, ये समझ लें आपके पास स्पेक्ट्रम है। क्या है जी? स्पेक्ट्रम है। इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैंने जो N1, N2, N3 लिखे हैं, ये नंबर ऑफ़ शेल्स हैं। क्या है जी? नंबर ऑफ़ शेल्स हैं कि इलेक्ट्रॉन जब N5 से N1 में आता है तब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब N4 से N1 में आता है तब क्या करता है। जो रेडिएशन काज करता है उस रेडिएशन के उन्होंने नाम भी दिए थे, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे उनके नाम पे अक्सरों के नाम रखे गए हैं। और फिर देखते हैं कि हम ये किस रीजन के अंदर लाई करते हैं। आइए पहले हम हेडिंग देते हैं, उन हेडिंग्स को देखेंगे। सबसे पहले बेटा सीरीज़ के नाम वहाँ लिखे हुए हैं सामने। फिर उसके बाद N1 क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, N2 क्या है और रीजन कौन सा है, किस रीजन के अंदर लाई करते हैं जी। ये बेटा आपने गौर से देखना है। आइए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। पहली सीरीज़ है जी लेमन सीरीज़। नाम आपको याद रखने हैं और ये अक्सर आपके MCQs में आते हैं। लेमन सीरीज़ है। इसके अंदर लेमन सीरीज़ के अंदर देखें तो N1 क्या है, किस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वापस। N1 फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। आप कहते हैं कि N1 जो ऑर्बिट है वो 1 है, ठीक है जी। अब ऊपर कहाँ से आ रहे हैं, 2 नंबर से भी आ रहा है, मतलब दूसरे शेल से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब भी हमने देखा, तीसरे शेल से आ रहा है तब भी देखा, चौथे से आ रहा है तब भी देखा, 5वें से 1 में आ रहा है तब भी हमने देखा। तो इससे मुराद ये हुआ कि N2 जो है वो है 2, 3, 4 और सो ऑन। आगे जितने भी शेल्स बढ़ाते जाएं एक ही रिजल्ट आएगा। अब हमने देखना है कि जब N2 मतलब दूसरे शेल, तीसरे शेल या चौथे शेल से पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो जो रेडिएशन खारिज कर रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या कहता है, वो रेडिएशन कौन सी सीरीज़ में लाई करती हैं बेटा। वो जो रेडिएशन थी लाइमन सीरीज़ की, वो रेडिएशन थी UV रेडिएशन। कौन सी? UV रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर मुख्तलिफ हमने देखे थे कि कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, कौन कौन सी सीरीज़ होती हैं। जिसके अंदर हमने IR रीजन भी देखा था, जिसके अंदर हमने इंफ्रारेड के अलावा विजिबल रीजन देखा था। इनविजिबल के अंदर हमने UV डिस्कस किया था, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव ओवन, ये सारी वेव्स जो थी हमने डिस्कस की थी कि इनके अलग अलग रीजन होते हैं और इनके वेव लेंथ कईयों की ज़्यादा होती है और उनकी एनर्जी कम होती है। लेकिन UV ऐसी रेज थी जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंसी कम थी और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा थी, एनर्जी भी ज़्यादा, वेव लेंथ कम थी। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये ज़्यादा एनर्जेटिक रेज हैं जो पहले शेल में आते हैं इलेक्ट्रॉन। जब ये पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कौन सी एनर्जी खारिज करेंगे, ज़्यादा एनर्जी वाली रेज खारिज करेंगे। आइए दूसरी सीरीज़ को देखते हैं। दूसरी है जी बाल्मर सीरीज़। इसमें N1, ये N2 तो लिखा हुआ है, यहाँ से मुराद ये है कि दूसरे शेल के अंदर सारी रेज आ रही, सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब तीसरे शेल से भी दूसरे में आ रहा है, चौथे से भी दूसरे में आ रहा है, 5वें से भी
दूसरे में आ रहा है और इसी तरह छठे से भी दूसरे में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि N1 क्या है हमारे पास, तो बाल्मर के लिए N1 है 2। यहाँ पे N1 से मुराद जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या कहलाएगा, N1। तो ये आपने याद रखना है। तो दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, तीसरे से भी, चौथे से भी, पाँचवें से भी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 से आ रहा है। N2 अब क्या हो गया, 3, 4, 5 या सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अब वो कहते हैं कि यहाँ जो रेडिएशन आ रही हैं वो रेडिएशन कौन सी होती हैं, वो रेडिएशन लाई करती हैं IR रीजन के अंदर, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि बाल्मर सीरीज़ किस रीजन में लाई करती है, बाल्मर सीरीज़ किस रीजन में लाई करती है, तो IR रीजन में। तो उसकी जो रेडिएशन होंगी वो कौन सी होंगी, इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब इनकी एनर्जी UV से ज़रा कम होगी। लेकिन एक छोटी सी बात, और MCQs कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है, वो ज़रा आपने देख लेना है। वो ये है कि लिमिटेड लाइंस इन, यहाँ पे जो बाल्मर सीरीज़ की लिमिटेड लाइंस, लिमिटेड से मुराद ज़रा सुनिए क्या होगा। ये जो स्टार्ट वाली लाइंस हैं, ये वाली, वो कहते हैं बाल्मर की लिमिटेड कुछ लाइन जो स्टार्ट में हैं वो UV रीजन में लाई करती हैं। किस रीजन में, UV रीजन में लाई करती हैं, जिसमें लेमन सीरीज़ की लाई करती थी। तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए कि बाल्मर सीरीज़ की कौन सी लाइंस, लिमिटेड लाइंस, जो थोड़ी सी स्टार्ट में है, कुछ लाइंस लिमिटेड लाइन किस सीरीज़ में लाई करेंगी जी, UV रीजन के अंदर। ओवरऑल बाल्मर सीरीज़ क्या है, IR रीजन के अंदर लाई कर रही है, लेकिन उसकी लिमिटेड किसके अंदर लाई करती हैं जी, UV रीजन के अंदर। आगे चलते हैं बेटा, पास्टन सीरीज़ को अगर हम देखें, पास्टन सीरीज़, पास्टन सीरीज़ का N1 क्या है, 3, और N2 फिर क्या होगा, 4, 5 और 6 और सो ऑन। तो इसकी जो रेडिएशन है वो बेटा लाई करती हैं, सॉरी एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे गलत हो गया, IR नहीं बल्कि ये विजिबल रीजन था। कौन सा रीजन था, विजिबल। बाल्मर सीरीज़ किस रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन, सॉरी फॉर दैट, के विजिबल रीजन के, लेकिन लिमिटेड जो रेडिएशन है बाल्मर सीरीज़ की वो किस में लाई कर रही हैं, वो UV के अंदर। ओवरऑल ये किस में है, विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज़, लेकिन इसकी लिमिटेड लाइंस किस में लाई करेंगी, UV रीजन के अंदर। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पास्टन की, तो पास्टन की IR रीजन के अंदर, पास्टन की IR रीजन के अंदर। इसी तरह आगे देखें, ब्रैकेट सीरीज़ हैं, अब ये इनके नाम के ऊपर रखा गया है, जो नाम है सीरीज़ के। इसके लिए N1 क्या होगा, 4, और फिर 5, 6, 7 और सो ऑन। इसकी जो कौन सी रीजन के अंदर आएंगी, इसकी भी IR रीजन के अंदर। ये आपने याद रखना है, ये वाली जो है ये भी IR रीजन के अंदर है। कौन सी रीजन के अंदर, IR। और पफंड ये भी IR रीजन के अंदर, ठीक है जी। पफंड के लिए कौन सा शेल N1 होगा, 5 शेल N1। ये देखें पफंड के लिए 5 शेल N1 है, और 6, 7 और 8 और अप टू आगे चलते जाएं तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन 5वें शेल के अंदर आ रहा है, तो वो भी जो रेडिएशन खारिज करते हैं IR रीजन के अंदर। तो जहाँ से आपको पता चला कि पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो UV रेडिएशन खारिज करेंगे, और जो दूसरे में आ रहे हैं वो विजिबल रीजन, जो तीसरे, चौथे और पाँचवें में आ रहे हैं वो IR। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ड्राइव होता है, वो क्वेश्चन ये कि जो इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर आ रहा है वो UV रेडिएशन क्यों खारिज करता है और बाकी डिफरेंस क्यों खारिज करते हैं, एक जैसे ही क्यों नहीं खारिज करते। इसका आंसर बेटा आपने करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इसका आंसर करूंगा। आपने मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, पहले में आए तो ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन क्यों खारिज करता है। UV आर मोर एनर्जेटिक रेडिएशन देन विजिबल एंड IR और विजिबल से ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो ऐसा क्यों है, ये आपने मुझे इसका आंसर करना है। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताऊंगा, आप ज़रा थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये किसका स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है जी। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर ये 5 नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद अगर आपने इसको याद रखना है तो आप इसके फर्स्ट लेटर को ले लें, LBP, B देन P, ठीक है जी। LBP आप इस तरह लिख दें, LBP B और फिर P, ठीक है जी। LBPB, LBPB और फिर P,
ये आपके पास 5 ऐसे फिगर लेटर बन जाएंगे जिनको आप याद कर सकते हैं और इसी तरतीब से इनको नाम देंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन का बेसिक स्पेक्ट्रम है। यही स्पेक्ट्रम होता है जो हमने पढ़े हैं, जिस तरह लाइन्स शो होती हैं और इनको हम स्पेक्ट्रल लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्पेक्ट्रल लाइन्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा और ये आसान सी बात। उसके बाद जो बेटा टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक के अंदर वो आपको कहता है कि हम मुख्तलिफ सीरीज़ की एनर्जी कैसे मालूम कर सकते हैं, डिफरेंस एनर्जी कैसे मालूम कर सकते हैं। क्या ये सीरीज़ की हमने वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, N1 और N2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। कैसे? बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है बेटा। आपके पास एनर्जी का फार्मूला दिया गया है, एक शेल की एनर्जी जो -2.18 मल्टीप्लाई बाई Z² ओवर N², वो वैल्यू आपके पास है। अब आपने क्या करना है, एनर्जी का जो पूरा फार्मूला है -2.18 से पहले वाला, जो -2.18 तो एक कांस्टेंट की वैल्यू थी ना, वो वैल्यू भी आपने लिख देनी है। ठीक है, जिसके मिसाल के एप्सिलॉन नॉट भी उसके अंदर था, N भी उसके अंदर था, H भी उसके अंदर था, वो सारी वैल्यू लिख देनी है एनर्जी की, जो हमने एनर्जी का लास्ट फार्मूला ड्राइव किया था। अब आपने जब दो मुख्तलिफ शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस मालूम करना हो तो उसको कहते हैं डेल्टा एच, डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर होगा किसके? ज़्यादा एनर्जी वाला कौन होगा, 1 या 2? 2 ज़्यादा एनर्जी वाला, तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। इस फार्मूले के अंदर आपने वो सारी वैल्यू पुट कर देनी है एनर्जी की। E2 से मुराद होगा कि उसका N का नंबर 2 है, N का नंबर 2 है, बाकी सारी वैल्यू सेम होंगी। माइनस वाली वैल्यू है आपके पास, आपने पिछले पढ़ी है जो एनर्जी वाली वैल्यू, तो उसके अंदर आपने N की वैल्यू 2 लिखनी है, बाकी सारी चीज़ें वही सेम लिखनी है। यहाँ पे N की वैल्यू 1 लिखनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम लिखनी है। तो इसमें जो सेम चीज़ें हैं वो आपस में क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी। 1/N2 माइनस 1/N1 बच जाएगा, लेकिन ओवरऑल माइनस की वैल्यू होगी, आप देखेंगे, क्योंकि वो उसके साथ माइनस का साइन भी है। यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन। तो माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए आप N1 को पहले ले आएंगे और N2 को बाद में ले जाएंगे, तो आपके पास E2 माइनस E1 बन गया। यहाँ तक आप एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब कोई आपसे कहता है कि क्या हम इससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं। कैसे? डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एच न्यू बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को एक साइड पे करें, एच को इधर ले आएँ, डेल्टा ई जो ऊपर आपने वैल्यू निकाली है उसके नीचे एच को रख दें, मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह हमने न्यू बार का कनेक्शन भी पढ़ा था, वेव नंबर का। वो क्या कनेक्शन था, आइए वो भी देख लेते हैं। वो कनेक्शन था न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार, न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। न्यू बार इज अ वेव नंबर। न्यू बार को यहाँ से अलग करें और सी ओवर न्यू को आप अलग कर लें, सी ओवर न्यू को आप अलग कर लें। तो ये आप जब वैल्यू पुट कर देंगे एनर्जी वाले उसके अंदर, तो आपके पास न्यू बार की वैल्यूज़ भी आ चुकी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ये वैल्यू अभी मैंने नहीं पुट की, ये डेरिवेशन है, आप खुद से कर सकते हैं, और ये आपको टास्क है, आपने करना है और असाइनमेंट के तौर पर मुझे लिख के जमा करवाना है, व्हाट्सएप करनी है उनकी पिक्चर्स। ये आपको समझ आ गई होगी। ये जो मैंने कहा, ये मैंने जनरली बताया, आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और डेल्टा ई की वैल्यू भी मुझे बतानी है कि क्या फार्मूला बना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी बताना है क्या बना है। उसके बाद वेव नंबर का फार्मूला भी बताना है कि क्या बना है। फिर उसके अंदर आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके आप ख़ुद ये सीरीज़ निकाल सकते हो कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। याद रही। इसमें एक बात ऐड करता चलूँ कि जब आप वेव नंबर निकालोगे, वेव नंबर के लिए जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको जब इकट्ठा किया जाए तो एक वैल्यू आती है, और वो आपकी बुक ने लिखी है, वो उसको एक कांस्टेंट के तौर पर लिया गया है। मैं बताऊंगा वो क्या है। उसको आर के तौर पर शो किया गया है, और m e की पावर 3 ओवर m e की पावर 4 है, सॉरी 4, m e की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3। अब ये आपके पास इस कांस्टेंट को कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा आपको मैं बताता चलूँ। रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये फार्मूला है इसका, रेडबर्ग कांस्टेंट का। इसकी जगह, पूरे की जगह हम सिर्फ आर लिख देते हैं, और आर की वैल्यू भी दी गई है
वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1.09 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ जी 7 पर मीटर, 7 पर मीटर। ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्या एमसीक्यू है? रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है और कैसे निकाली जाती है। ठीक है जी। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये इसके अंदर आपने पुट करना है। जब आप न्यू बार की वैल्यू निकालोगे तो जो कांस्टेंट होंगे उनको अलग कर लोगे, बुक में दिया गया। तो आपने जस्ट ये मुझे निकाल के और असाइनमेंट के तौर पर इनके फार्मूलाज मुझे देने हैं। ठीक हो गया। चलें जी बेटा, आखिरी जो हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया है उसको हम कंप्लीट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये हम जितना भी पढ़ रहे हैं याद रखें, ये हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ रहे हैं जो बोहर ने हमें बताया था। ठीक है जी, बोहर के एटॉमिक मॉडल बताया था और उसी की सारी डेरिवेशनें हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स ऑफ, आपके कई क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल याद होगा आपको, हमने बोहर का एटॉमिक मॉडल शुरू किया तो उसके अंदर जैसे ही मॉडल शुरू किया उसके अंदर हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाला, उसके अंदर हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली। तो वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो किसके लिए निकाले गए? जिसके लिए हमने, बोहर ने जिसके लिए निकाले थे, और ये बोहर का ही काम है। ठीक है जी। अब बोहर की डिफेक्ट्स क्या हैं, आइए उनके डिफेक्ट्स की तरफ चलते हैं। एक बात याद रखें, बोहर ने बेटा यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये सारे फार्मूला, ये सारी डेरिवेशंस दी हैं और उसी का एटॉमिक मॉडल पेश किया था। यूनी इलेक्ट्रॉन से मुराद है हाइड्रोजन जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर लिथियम पॉजिटिव, ठीक है जी, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर उसके अलावा लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव और हीलियम पॉजिटिव, या फिर बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। इनके अंदर पॉजिटिव से मुराद ये है कि इसके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 निकल गए, 1 बच गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 निकल गया, 1 बच गया। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकल गए, 1 बच गया। इसमें था ही 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए इसने सारी एक्सप्लेनेशन दी, इसने किसके एटम, कौन से एटम के मॉडल पेश किए, एटम के मॉडल कौन से का पेश किया? यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। तो इसका डिफेक्ट हो गया कि कैन नॉट एक्सप्लेन, इसने एक्सप्लेन नहीं किया था मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जिसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। समझ गए आप मेरी बात? कि एक से ज़्यादा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एटम को इसने डिस्कस ही नहीं किया, इसके बारे में बताया ही नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका डिफेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये किसके लिए था? यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। इसलिए हमने ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल का रेडियस मालूम किया है, उसके बाद हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम की है। ये क्लियर हो गया आपको बात? तो ये आपके ने जहन के अंदर रखना, ये बोहर का डिफेक्ट था। बोहर का जो भी हमने रेडियस पढ़ा है, एनर्जी पढ़ी है, किसी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे अप्लाई करेंगे तो नहीं होगी। क्लियर होगी बात? आगे चलें। फिर उसके बाद दूसरा डिफेक्ट है जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी, जिसको हमने ये कहा, जब आपने इसको मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा तो ये स्पेक्ट्रल लाइन मजीद स्पेक्ट्रल लाइन्स के अंदर डिवाइड थी। स्पेक्ट्रल लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू मोर लाइन्स। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, जो जिसके अंदर ज़्यादा लाइन शो हुई? क्योंकि ये एक एक नज़र आ रही है ना, जब इसको करीब से देखा गया तो ये बारीक लाइनों के अंदर भी 4-4, 5-5 लाइनें शो होने लग गई। तो उसको हमने कहा फाइन स्ट्रक्चर। क्या कहा? फाइन स्ट्रक्चर। बेटा वो जो फाइन स्ट्रक्चर के अंदर लाइन शो हुई, जिस तरह हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन H अल्फा है, वो मज़ीद 5 लाइनों के अंदर तकसीम थी, एक लाइन। वो जो 5 लाइन थी या फाइन स्ट्रक्चर था, उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया। बोहर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। बोहर ने सिर्फ कहा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोहर ने किसको सिर्फ डिस्कस किया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और वो क्या बोला है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज़ नोन एज n। n बताता है आपको शेल्स की तादाद को, n1 n2 n3 n4 n5। उसने शेल्स तो बताए थे कि इलेक्ट्रॉन या एटम के गिर्द
शेल होते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, उसने सिर्फ यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था। इसके अलावा कोई और क्वांटम नंबर नहीं बताए जो एक्सप्लेन कर सकें कि ये फाइन लाइंस क्या शो करती हैं। इनको तो शो करवा दिया था, ये लाइन आ रही है, ये 5 शेल से है, ये लाइन 4 शेल से है, ये लाइन 3 शेल से है, ये तो क्लियर है। लेकिन वो कहते हैं ये जो 5 से आ रही है लाइन मज़ीद बारीक लाइनों में तकसीम है, ये लाइंस क्या हैं, इनके लिए क्वांटम नंबर कहाँ गए? तो ये क्वांटम नंबर मज़ीद क्वांटम नंबर नहीं दे सका था, हालांकि उसके लिए क्वांटम नंबर चाहिए और बन चुके हैं। अब मज़ीद क्वांटम नंबर भी हैं जो इन फाइन लाइन्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था स्पेक्ट्रल लाइन के फाइन स्ट्रक्चर को। फिर आ जाए जी तीसरे की तरफ, उसने एक बात की थी कि ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। उसने बताया था कि ऑर्बिट्स जो हैं गोल शक्ल के अंदर है, लेकिन मॉडर्न रिसर्चेस बताती हैं कि ऑर्बिट्स जो हैं वो सर्कल नहीं है, बिल्कुल सर्कल नहीं है, बल्कि 3 डायमेंशन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। किसके अंदर मूव करता है? 3 डायमेंशन के अंदर मूव करता है। तो इसका ये पोस्टुलेट भी गलत साबित हो गया था, ये भी इसका डिफेक्ट था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इन हाइड्रोजन के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। क्या फील्ड अप्लाई किया? मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो यही लाइंस और ज़्यादा लाइंस में तकसीम हो गई, यही लाइंस ज़्यादा लाइंस के अंदर तकसीम हो गई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से ज़्यादा लाइंस बन गई, उस इफ़ेक्ट को कहा गया जी मैन। क्योंकि जी मैन साइंटिस्ट था, ये उसने दिखाया था कि जब किसी एटम के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी ये जो लाइंस आती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ये मज़ीद लाइन में डिवाइड हो जाती हैं, तो इसको जी मैन इफ़ेक्ट कहा गया। तो जी मैन इफ़ेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था बोहर एटॉमिक मॉडल। क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था स्टार्क, उसने जब कहा कि जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पर या हाइड्रोजन के एटम पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब भी लाइंस मज़ीद लाइन में तकसीम हो जाती हैं। वो लाइंस क्या बताती हैं? और उस इफ़ेक्ट को कहा गया स्टार्क इफ़ेक्ट। तो बोहर बेचारा इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था। बोहर बेचारा स्टार्क और जी मैन इफ़ेक्ट दोनों को नहीं एक्सप्लेन कर सका था, ये भी इसका डिफेक्ट था। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर उसके बाद एक छोटी सी रिसर्च थी जनरल सी, उसको आप सुन लें, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं और एंडिंग की तरफ चलते हैं। बेटा एक साइंटिस्ट था समरफोल्ड, समरफेल्ड। इसने मॉडिफिकेशन की थी बोहर के एटॉमिक मॉडल में। जब ये जी मैन और स्टार्क इफेक्ट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन जी मैन और स्टार्क इफेक्ट। तो आप बता सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो मज़ीद लाइंस बनती हैं मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से, वो जी मैन इफेक्ट है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो स्पेक्ट्रम के अंदर मज़ीद लाइन शो होती हैं, वो क्या कौन सा इफेक्ट होता है? स्टार्क इफेक्ट। तो जी मैन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए उसने मॉडिफिकेशन की थी। वो मॉडिफिकेशन की, उसने कहा कि ये जो आपके पास एटम को मॉडल है, एटम सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर नहीं है, बल्कि क्या है? एलिप्सिकल, एलिप्सिड। ठीक है जी, एलिप्स स्ट्रक्चर है। और वो स्ट्रक्चर कैसे है कि न्यूक्लियस इसकी बेस में पाया जाता है और इसके इर्द गिर्द ऐसे करके, ये जो आपको मैंने शो किए हैं 3 अलग अलग बना के, इस एक को कहते हैं फोसाई। क्या कहते हैं? फोसाई। वो कहते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है और ये हर तरफ से घेरे हुए होते हैं न्यूक्लियस को। इलेक्ट्रॉन दरअसल ऐसे ऐसे हरकत करता है, ऐसे करके, ठीक है, ना कि ऐसे ऐसे हरकत करता है। ये समरफोल्ड ने हमें एक मॉडिफिकेशन की थी किसके अंदर? बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर। तो ये जनरल सी मॉडिफिकेशन थी जिसने सर्कुलर पाथ से हट के उसने एलिप्सिड शक्ल के बारे में बताया और साथ बेजवी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, फोसाई बताया। एक किसी एक एलिप्सिड शक्ल को फोसाई, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हरकत करता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, ये डिफेक्ट्स थे और ये स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का। और जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक पास्टुलेट की डिफेक्ट की भी समझ आ गई होगी और जो स्पेक्ट्रम को हमने एक्सप्लेन किया है हाइड्रोजन के, वो भी समझ आ गए होंगे। एक मरतबा फिर मैं आपको याद करवाता हूँ कि आपके ज़िम्मे जो असाइनमेंट है वो ये कि ये जो हमने एनर्जी फाइंड करनी है 2 सीरीज़ के 2 शेल्स के दरमियान, मतलब N2 और N1 के दरमियान,
तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला आपने निकालना है। मैंने तरीका बता दिया है, डेल इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 की जगह एनर्जी की वैल्यू पुट करें और E2 की जगह सिर्फ आपने N की जगह 2 पुट करना है बस, बाकी सारी वैल्यू सेम होंगी। जो एनर्जी का फार्मूला हमने डिराइव किया था -2.18 से पहले वाला, वैल्यू नहीं लिखनी, ठीक है। वो जो उसके फिगर्स हैं वो लिखना है, सॉरी फिगर्स से मुराद ये है कि जो फार्मूला है वही लिखना है, और E1 की जगह N1 लिखना है बस। आपने ये डेल ई निकालना है, फिर आपने फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला निकालना है, मैंने आपको रिलेशन बता दिया है। फिर मैंने आपको कहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी के बाद वेव नंबर निकालना है। क्या निकालना है? वेव नंबर के लिए क्या फार्मूला होगा, और वहीं से आपको ये रेडबर्ग कांस्टेंट भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, और खुशी होती है जब स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करते हैं और ये समझ आती है कि वाकई सब सुन रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लाएंगे आपके लिए, ताकि आपकी तालीम का नुकसान ना हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। थैंक यू वेरी मच।